एक्सेलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हमारा लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। इस लेक्चर नंबर 9 में हम सरफेस टेंशन क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और सरफेस टेंशन को समझने के लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी की कुछ टर्म्स को समझना होता है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के टर्म्स के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स के कंसेप्ट और उसके डेरिवेशन आपके लिए हो जाएंगे आसान, जस्ट आपको हमारे साथ में बने रहना है और हमारे चैनल एक्सेलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में अगर आपको सरफेस टेंशन के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सरफेस टेंशन को देखने के पहले कुछ फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो पानी की बूंदें होती है पत्तों पे, तो पत्तों पे अगर मतलब पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें पानी की बूंदें जब गिरती है तो वो फैलते नहीं, वो एक स्पेरिकल ड्रॉप का शेप बनाती है। तो स्पेरिकल ड्रॉप का शेप क्यों बनाती है, तो हमारे मन में ऐसा सवाल उठता है। और स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर पानी के सरफेस के ऊपर इजीली चल पाता है, लेकिन हम पानी के सरफेस पे इजीली नहीं चल पाते, या कोई अदर एनिमल्स पानी के सरफेस के ऊपर नहीं चल पाता, लेकिन स्पाइडर, मकड़ी या पानी के सरफेस पे इजीली चल पाते हैं। ठीक है, अगर आपका जो पहनने का जो सादा कपड़ा है, सिंपल सिंपल क्लॉथ, तो उससे पे पानी आर पार मतलब पानी उसे गीला कर पाता है। लेकिन जो रेनकोट होता है, तो रेनकोट के कपड़े को पानी उसको वेट नहीं कर पाता, गीला नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमारे मन में सवाल उठते रहता है। ठीक है, और जो ये दिया जो लैंप दिख रहा है, तो लैंप में जो उसकी बाती रहती है, तो उस बाती तक वो मतलब जो ऑयल होता है नीचे से ऊपर तक कैसे क्या जा पाता है। जिस और जैसे कि पेड़ होते हैं, पेड़ में रूट्स होते हैं, तो रूट्स की जो जड़े से ऊपर तक लूज तक पानी कैसे क्या ट्रांसफर होता होगा। तो ये जितने भी फिनोमिना है, ये फिनोमिना किसके वजह से होती है, तो एक्चुअली सरफेस टेंशन की वजह से होती है। अब ये सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में अपन अभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो एक टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस की, तो लिक्विड सरफेस की एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट ट्राई टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, जिसके वजह से वो जो लिक्विड का सरफेस होता है अपना एरिया क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ब्रश है और ब्रश की जो फिलामेंट है वो अभी फैले फैले हुए हैं। ठीक है, जो फाइबर से बने हैं। जैसे इस ब्रश को हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको जब बाहर निकालते हैं, तो वो जो ब्रश की जो फिलामेंट होती है वो एकदम क्लिंग टुगेदर हो जाती है, मतलब एकदम पास पास में आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल आ गए, और लिक्विड के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और जिसके वजह से वो फिलामेंट क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं, एकदम पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, इसको अनदर एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पेड़ के ल्यूज, तो ल्यूज में आप अगर वाटर का ड्रॉप डालते हो या लिक्विड का ड्रॉप डालते हो, तो वो जनरली वो फैलता नहीं, वो स्पेरिकल शेप बनाता है। अब स्पेरिकल शेप ही क्यों बनाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल या अदर शेप क्यों नहीं बनाता? तो स्पेरिकल शेप इसलिए बनाता है क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से लिक्विड का सरफेस अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है, और फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए वो अप्लाई करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस। तो देखो ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड का जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जिस तरह बलून में जैसे हम एयर डालते हैं, तो एयर डालने से क्या होता है, उसके सरफेस के ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से उसका जो सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो सेम बलून का जो सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, सेम उसी तरह वाटर का जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये आपको याद रखना है। तो ये था सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन।
तो टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन को अगर अपने को समझना है तो वी नीड टू नो सम टर्म्स इन मोलिकुलर थ्योरी। तो मोलिकुलर थ्योरी के अंदर की जो टर्म्स है उनको पता करना बहुत जरूरी है, जो लिक्विड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है एट देयर सरफेस। मतलब सरफेस, लिक्विड के सरफेस के ऊपर लिक्विड का बिहेवियर कैसा होता है उसको वो टर्म्स हेल्प करने में मदद करती है। ठीक है, तो चलो सरफेस टेंशन को अंडरस्टैंड करने के पहले वो टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? तो आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ मोलिकुल्स। मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो कैसे बना रहता है? मोलिकुल्स के से बना हुआ रहता है। तो इन मोलिकुल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस या मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम इजीली हैंड पास नहीं कर सकते सॉलिड के अंदर से। ठीक है, लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होता है, इसलिए आप लिक्विड के अंदर से इजीली हैंड पास आउट कर सकते हो। और जो गैस होती है, तो गैस के जो इंटरमोलिकुलर गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी वीक होता है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हमने दो कैटेगरी कर दी है। तो पहले है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है अधेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है, उसके बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेंगे कोहेसिव फोर्स के। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं इसी को। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का? तो मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। को का मतलब एक ही, तो एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। या लिक्विड है कोई, तो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या गैस किसी कंटेनर के अंदर गैस है तो गैस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल, कोई भी दो एयर मॉलिक्यूल के बीच का या टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स सिंपल सी बात है स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉलिड में, और सबसे वीक जो रहेगा वो गैसेस में सबसे वीक रहेगा। दिस इज द रीजन व्हाई सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड गैसेस डू नॉट। इसी रीजन की वजह से सॉलिड के अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, पर्टिकुलर शेप होता है, और गैस का कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड कोएल्स इनटू वन एंड फॉर्म अ ड्रॉप ड्यू टू दिस फोर्स। इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से जो वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं, बूंदे जो होती है वो एकदम कोयल्स होती है, मतलब पास पास में आती है, मिल जाती है और एक स्पेरिकल ड्रॉप फॉर्म कर पाती है, तो इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड अधेसिव फोर्स की। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो पहला कोहेसिव फोर्स था, उसके बाद में अपन सेकंड अधेसिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अधेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ अधेशन बोलेंगे। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच का? तो मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? अधेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ अधेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखो, आपके पास एक पेपर है और आप उसके ऊपर पेन से लिख रहे हो, तो पेन में इंक होती है, तो इंक और ये पेपर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंक और पेपर के बीच, तो पेपर के मॉलिक्यूल और इंक के मॉलिक्यूल इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो अधेसिव फोर्स रहेगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंक एंड पेपर मॉलिक्यूल इज अ फोर्स ऑफ अधेशन। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि इंक और पेपर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधेसिव फोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड है, लिक्विड मतलब कोई लिक्विड है, वाटर ग्लास के अंदर है, तो ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
वो भी अधेसिव फोर्स रहेगा। आप चौक से व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल और चौक के मॉलिक्यूल इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी अधेसिव फोर्स का एग्जांपल रहेगा। ओके, अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी का सेकंड टॉपिक, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहला टॉपिक था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके दो टाइप कोहेसिव और अधेसिव फोर्स। अभी बात करेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। फॉर एग्जांपल में देखो, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तक कहां तक फोर्स लगा सकता है, तो जिस डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा सकता है उसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स यानी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स, जहां तक ये अपना मॉलिक्यूलर फोर्स लगा सकता है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को, इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर रेंज या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, समझ में आ गया ना, कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इसका मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आर इफेक्टिव अप टू अ डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर फ्यू नैनोमीटर, कुछ नैनोमीटर तक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इफेक्टिव होता है। तो वो रेंज जो होता है, वो जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है इन सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये कितने डिस्टेंस तक इफेक्टिव होता है, तो 10⁻⁹ मीटर तक इफेक्टिव होता है। देयरफॉर दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है। अब हम थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विथ अ मॉलिक्यूल एट दिस सेंटर। इसमें मॉलिक्यूल जो रहेगा वो सेंटर पे रहेगा, एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। तो इस मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर रेंज रहेगा, मतलब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर जो फोर्स रहेगा, रेंज जहां तक रहेगी, जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लगा सकता है, तो वो जो मॉलिक्यूलर रेंज रहेगी उसकी इक्वल उसकी रेडियस रहेगी। तो इस इमेजिनरी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसमें मॉलिक्यूल सेंटर का काम करेगा और उस स्फीयर की रेडियस जो रहेगी मॉलिक्यूलर रेंज की इक्वल रहेगी। तो उसी इमेजिनरी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म क्या होती है, तो सरफेस फिल्म कुछ नहीं है, सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस लेयर है, वो सरफेस लेयर है जिसकी थिकनेस जो रहेगी इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की जितनी रेंज रहेगी सरफेस के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो इस लिक्विड की मॉलिक्यूलर की जो रेंज रहेगी, तो जहां तक ये अपना फोर्स लगा सकता है, तो रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो रेंज रहेगी, तो इस रेंज के इक्वल उस लिक्विड के लेयर की जो थिकनेस रहेगी, सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड की जो थिकनेस रहेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म। तो ये है सरफेस फिल्म जो आपको फिगर में दिख रही है, ठीक है। तो सरफेस लेयर ऑफ, जैसे कि ये लिक्विड है, इस लिक्विड में ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की जो इस मॉलिक्यूल का जो रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतना है, इसीलिए ये इतनी क्या रहेगी, सरफेस फिल्म रहेगी। ओके, अब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो इट इज अ सरफेस ऑफ फ्लूइड या लिक्विड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये लिक्विड का वो सरफेस है जो कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो देखो, कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर जो सरफेस दिख रहा है आपको, लिक्विड का सरफेस, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स मतलब कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसी को हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोलते हैं, ठीक है।